नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता दिवाकर देव शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज हम दिवाकर देव शर्मा जी से जानने वाले हैं प्राकृतिक आपदा अधिनियम के बारे में, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। और जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हमारा प्यारा प्रदेश अभी एक प्राकृतिक आपदा के इस दौर से गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदा ने आपको, मुझे और हम सब के जीवन में एक तबाही का मंजर ला दिया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा आ गई है, इसको कैसे हम डील करें और क्या लीगल रिकोर्स भी हम ले सकते हैं और क्या हमें करने चाहिए और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो हम दिवाकर जी से जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे प्रदेश पे आ गई है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के घर टूट गए हैं, कहीं पे हम जान माल का नुकसान भी देख रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो सर, उन परिवारों को आप पहले क्या कहना चाहेंगे? हर्ष, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस स्तर पे प्राकृतिक आपदा हुई है, ये बहुत ही दुखद क्षण है समस्त हिमाचल के लिए। और हमारे काफ़ी इलाके और काफ़ी ज़िले इससे प्रभावित हुए हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जान माल की भारी क्षति हुई है। तो उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, परंतु ज़िंदगी रुकती नहीं है। जी। और जैसी कि व्यवस्थाएं चल रही है, व्यवस्थाएं सुधर रही है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम में भी सुधार हो रहा है। तो सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी सारा जीवन सुदृढ़ होगा और हम वापस पटरी पे लौटेंगे। जी दिवाकर जी, आज हम आपसे जानने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। और जैसा कि आप जानते ही हैं और हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि हमारे स्टेट को कहीं ना कहीं डिज़ास्टर स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो सर, जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं, हम देखते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं तो अक्सर हुआ करती थी बरसात के दौर में, बारिश के दौर में, पर ये जो डिज़ास्टर है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है? देखिए, जहाँ तक आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रश्न है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में सरकार द्वारा बनाया गया, जिसे वर्ष 2006 से लागू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य जहाँ हमारी प्राकृतिक व मानव जनित जो हमारी आपदाएं हैं उनको कम करना है। जी। कई बार आपदाएं आती हैं जिनका मूल कारण रहता है, कुछ प्राकृतिक रहता है जिसमें बाढ़ है, कुछ भूकंप है। यहाँ जैसे हिमाचल का भी उदाहरण ले ले तो ये बहुत बड़ा भूस्खलन है। जी। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं भी रहती हैं, जैसे हमारा औद्योगिकीकरण चल रहा है, चाहे कोई प्रदूषण का कारण है, ये सभी कारण रहते हैं। इन सभी से जो होने वाली क्षति है, उन विषयों को समझना, उनको कम करना, जान माल के नुकसान को कम करना, यही हमारे जो अधिनियम है उसका उद्देश्य है, जिसे 2005 में लागू किया गया था और इसी तरह से कार्य कर रहा है। जी। और सर, कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं, हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, कई बार हम ये देखते हैं कि फ्लड्स हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार हम बर्फ़ की बात करते हैं। पर जो इस बार की जो प्राकृतिक आपदा है, ये किस प्रकार से अलग है और क्यों हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है अभी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिनियम में विशेषतः दो प्रकार की आपदाएं बताई गई है। एक रहती है प्राकृतिक और दूसरी मानव जनित आपदाएं रहती है। तो जैसे हमारे अभी हिमाचल में जो रहा है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इसका मूल कारण कहीं ना कहीं मानव जनित ही कहा जा सकता है। जी। कहीं ना कहीं वनों का संरक्षण आवश्यक था, और जहां हम औद्योगिकरण की दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या कारण रह सकता है, परंतु कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन इसका मूल कारण रहा है। जिस कारण अभी हमने देखा है कि अगर आप पिछला पूरा आकलन उठाकर देखें तो कभी भी मार्च के माह में इस तरह की बरसात नहीं होती। जी। इस बार हिमाचल के जनमानस ने कहीं भी गर्मी का एहसास नहीं किया है। तो गर्मी कहीं नहीं रही है। लगभग मार्च माह से ही हम निरंतर जो है बरसात का मौसम देख रहे हैं। जी। जिस कारण बारिश बहुत ज़्यादा हुई। जब हम पूरा आकलन या आंकड़े उठाकर देखें तो जो हमारी जुलाई माह की बरसात है जी। वो काफ़ी कम रहती थी, 40 डिग्री के करीब रहती थी। प्रेजेंटली वो 200% इंक्रीज हुआ है, जिस कारण भूस्खलन लोगों को झेलना पड़ा है, जिस कारण भारी जान माल की क्षति हुई है। जी। और सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हम मैन मेड की बात करते हैं, आपने कहा कि जो डिज़ास्टर है कहीं ना कहीं प्राकृतिक तो है ही है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हम क्लाइमेट में डिफरेंस देख रहे हैं। हम बात करें अगर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और कुछ पार्ट्स से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करें बिहार की, वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मैन मेड डिज़ास्टर भी इसको कहा यह जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है, जब डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे हमारे स्टेट के साथ ये डिज़ास्टर हो गया है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और जो सरकार है वो किस प्रकार से एक्ट करती है? देखिए, जहाँ तक अधिनियम का सवाल है, अधिनियम के अनुसार एनडीए में बनाया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जी। जो है कानून के तहत बनाया गया है, जिसके प्रमुख अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहते हैं। इस स्तर पे इसकी संरचना है। संरचना के आधार पर प्रदेश स्तर पे एसडीएम है, और उसी तर्ज पर इसी संरचना को संपूर्ण करते हुए डीडीएमए का भी
इसमें कार्य करने के लिए तय किया गया है। जी। डीडीएम में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर जो अथॉरिटी है वो रहती है, जो जिला स्तर पे कार्य करती है। स्टेट जो अथॉरिटी है उसके जो प्रमुख रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं, जी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके प्रमुख है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। ये 9 सदस्यीय एक टीम रहती है। जी सर, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की तो हम अक्सर ये देखते हैं और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे हमने देखा, काफ़ी टेलीविज़न पे आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, आप भी कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक रखेंगे कि हम डिज़ास्टर के लिए काफ़ी ड्रिल्स करते हैं, चाहे हम अर्थक्वेक की बात करें या और चीज़ों के लिए भी हम ड्रिल करते हैं। पर कहीं ना कहीं जब इस बार ये डिज़ास्टर आया तो कहीं ना कहीं ये, जब हम ड्रिल्स की बात करते हैं तो उससे भी नाकाफ़ी था ये। तो ये जब हम डिज़ास्टर आ गया है और किसी के साथ कोई, किसी के घर को क्षति हो गई है या फिर किसी का घर गिर गया है या किसी को और आर्थिक नुकसान हुआ है, तो जब हम बात करते हैं कंप्लेंट्स की, हम बात करते हैं कि जैसा आपने कहा कि एक नोडल अथॉरिटीज़ होती हैं, तो ये नोडल अथॉरिटीज़ कितने लेवल पे हैं? क्या ये सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होंगी? और इन नोडल अथॉरिटीज़ को आप कैसे अप्रोच करें, कैसे बताएं कि आपका साथ क्या हुआ है? देखिए, जहाँ तक नोडल अथॉरिटी का प्रश्न है, नोडल अथॉरिटी जहाँ तक एनडीएमए का सवाल है, एनडीएमए की नोडल अथॉरिटी हमारा गृह मंत्रालय रहता है। जी। ये गृह विभाग रहता है, और उससे बाद जो स्टेट लेवल पर रहता है उसके माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जिलाधीश रहते हैं, आयुक्त रहते हैं, उपायुक्त रहते हैं। उसी आधार पर डीडीएम में काम करता है, क्योंकि जो भी हमारी जो कोई भी आपदा आती है जी। वो आपदा के लिए राज्य विशेषतः कार्य करता है, और कोई बहुत ज़्यादा भयंकर आपदाएं आ जाएं तो वो केंद्र सरकार तय करती है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है। जैसा पूर्व में आपने देखा होगा, वर्ष 2019 में जो कोविड महामारी आई थी उसके लिए आपदा प्रबंधन, उसको राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। और उस दौरान जो भी कार्य किए गए थे, जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो भी कार्य किए गए थे, वो सारे केंद्र द्वारा तय किए गए थे। जिसमें चाहे बताया गया था कि ठीक है आपका लॉकडाउन लगाया गया था जी। आपको कहा गया था कि आप ऊंची दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, वो सारी व्यवस्था उसमें तय की गई थी। तो वो सारी अथॉरिटीज़ केंद्र से तय की गई थी, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और जिस तरह से उसका आउटबर्स्ट था उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी ऑथराइज किया गया था। तो वो जिला स्तर पे अपने स्तर पे काम कर सकते हैं, प्रदेश सरकार काम कर सकती है। तो इस तरह से हायरार्की बनाई गई है। जी सर, इस एक्ट में जब हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन की या हम बात करते हैं नुकसान की, तो नुकसान को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे उसका आंकलन किया जाता है? नुकसान तय रहता है कि परिवर्तन किस कारण से आपदा रही है। आपदा के कई प्रकार है, बाढ़ है, भूकंप है, जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन है। वर्तमान में जैसे हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भूस्खलन के कारण भारी क्षति हुई है। तो ये डीडीएमए प्लेज ए मेजर रोल इन दिस एंटायर। तो वो लोग तय करते हैं, क्योंकि लोअर लेवल की एजेंसी डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे तय की जाती है। उसमें हमारे जो उपमंडलाधिकारी रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, पटवारी रहते हैं, जो निचले स्तर के जो अधिकारीगण हैं वो जाकर क्षेत्र में मुआयना करते हैं, उस स्तर पे वो आकलन करते हैं, और उससे बाद उस आकलन को वो सरकार के समक्ष रखते हैं। जी। और सर, आकलन की हम बात करें, हम डिज़ास्टर की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई न्यूज़पेपर्स में हम देखें, और अगर हम बात करें स्टेट की भी, तो कहा यह जा रहा है कि हज़ारों करोड़ों का नुकसान हमारे राज्य को हुआ है अभी मानसून की अगर हम बात करें, और कहीं ना कहीं लाइवलीहुड का नुकसान भी हुआ है। शिमला की हम बात करें, शिमला सिटी की हम बात करें, तो शिमला सिटी में भी कई लोगों के घर गिर गए हैं, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे मामलों में जब हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं या रिलीफ देने की बात करते हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि लोगों के घर अनसेफ कर दिए गए हैं और कई जगह घर गिर गए हैं, तो ऐसे मामलों में उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाता है? सरकार का और जो हमारे प्राधिकरण का या अधिनियम का, आपदा प्रबंधन अधिनियम का जो मूल है, उसका मूल उद्देश्य ही है कि कहीं ना कहीं जान माल से होने वाली क्षति से बचाया जा सके। पहला प्रयास किया जाए कि ऐसी आपदा ना आए, परंतु अगर आपदा आ जाए उसे हमें कैसे निपटना है, किस तरह से हम जान माल के नुकसान से बच सकते हैं, कम से कम क्षति हो, इस दिशा में हम कार्य करते हैं। और प्रदेश सरकार भी उस स्तर पे कार्य कर रही है। जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जी। और सर, क्या अगर हम जुडिशरी की बात करें, हम न्यायालयों की बात करें, अगर कोई इस प्रकार का डिज़ास्टर होता है या फिर आपको आशंका है, कई बार हम ये भी देख रहे थे कि कुछ लोग पहले से ही डिज़ास्टर के लिए कह रहे थे कि यहाँ पे स्लाइड होने का खतरा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हम डंगों की बात करें कि ये डंगे गिरने वाले थे। और कई बार ये होता है कि जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, कहीं ना कहीं आकलन होने में भी टाइम लग जाता है। तो कि ऐसे मामलों को स्पीडअप करने के लिए क्या एक नॉर्मल सिटीज़न, एक अवेयर सिटीज़न, एक प्रो नागरिक अगर मैं कहूँ, तो क्या वो कोर्ट्स के समक्ष भी जा सकता है, क्या जुडिशरी के पास भी वो जा सकता है? निश्चित तौर पे आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, परंतु प्रदेश स्तर पे पहले आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देना आवश्यक है। जी। जैसे हमारे छोटे स्तर पे जो कार्य चल रहे हैं, जैसे वर्तमान में बात करूं नगर निगम शिमला की,
अगर आपको नगर निगम शिमला में कोई नुकसान हुआ है तो आप नगर निगम के माध्यम से भी उस व्यवस्था को उठा सकते हैं। उसके लिए चाहे हमारे स्थानीय पार्षद हो, चाहे महापौर के माध्यम से उठाया जा सकता है, स्थानीय विधायक के माध्यम से आप पक्ष रख सकते हैं। वो सारी व्यवस्थाओं देखेंगे, आकलन करेंगे, उससे बाद व्यवस्थाएं करते हैं। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था ना ही बने तो प्रदेश में एक अलग तरह की व्यवस्था भी की गई। आप माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं। और 1100 एक ऐसी व्यवस्था की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि आपकी अगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उन माध्यमों से भी सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आखिरी जो दरवाजा होता है वो न्यायालय का रहता है, आप वहाँ भी उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे उसमें राहत मिल सकती है। जी सर, शिमला सिटी की अगर हम बात करें, एक ऐतिहासिक शहर शिमला है, बहुत सारी हिस्ट्री शिमला शहर के अंदर सिमटी हुई है, बहुत सारी चीज़ें शिमला शहर ने देखी है। और जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करें, जो 2023 में ये आपदा आई है, कहीं ना कहीं शिमला शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान इस आपदा ने पहुंचाया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो शिमला है उसको कंक्रीट का जंगल हमने बना दिया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो घर हैं, बहुत ज़्यादा मंजिलें उसमें हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो नगर निगम है या फिर और अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया, तो इस वजह से भी ये जो प्राकृतिक आपदा ये आ गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, काफ़ी सीनियर आप एडवोकेट रहे हैं, अधिवक्ता हैं आप अभी भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि शिमला शहर में क्या प्रॉब्लम रही जिस वजह से शिमला शहर में ये प्राकृतिक आपदा आई? जहाँ तक मेरा मानना है तो मेरा मानना स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का इसका मूल कारण है जी, जो भूस्खलन का कारण बना है। आवश्यकता से अधिक बारिश, और कहीं ना कहीं हमारी इसके लिए एक तैयारी थोड़ी कम थी। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना आवश्यक है। अगर हम बात करें कि ठीक है हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी पे बात करें तो इस पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते। जहाँ तक इतिहास की आप बात कर रहे हैं, इतिहास में ऐसी बहुत सी इमारतें आपकी नज़र में होगी जो आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़ी है, और वो कई कई मंजिला इमारतें हैं। चाहे रेलवे बोर्ड बिल्डिंग आप देख लीजिए, आपका जो रिज के ऊपर चर्च है उसके नीचे आप देखेंगे तो 100-100 फुट के डंगे लगे हुए और कच्चे डंगे हैं जी। तो ये कोई मूल कारण नहीं है। मूल कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन में हमारे जो मानव निर्मित आपदाएं रहती है वो कहीं ना कहीं इसका भागीदार बनती है। जी, और कहीं ना कहीं सर साइंटिफिक होने की ज़रूरत आ गई है क्या? जब हम बात करते हैं, हम शिमला की बात करें, हम हिमाचल की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा स्टेट काफ़ी छोटा है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट में, और कहीं ना कहीं जब हम उन रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्टेट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें साइंटिफिक अप्रोच काफ़ी हद तक लानी पड़ेगी। अगर हम एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं अपना सकते, जैसा कि हम शिमला शहर की बात करें, अगर आप एक ये फार्मूला दे देते हैं कि 2 मंजिल से ऊपर कोई घर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सॉइल का स्ट्रेटा कैसा है, और कहीं ना कहीं बाकी रिसोर्सेज को कैसे हमने शहर के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैज्ञानिक आधार को स्वीकारना बहुत आवश्यक है। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं जी। जहाँ तक आपने बात कही, अभी हम अधिकांश अगर देखें, नज़र दौड़ाएं, जितना भी नुकसान हुआ है वो कोई घर 1 मंजिल के थे, कोई 2 मंजिल के थे, अधिकांश नुकसान उन जगहों पर हुआ है। जी। मूल कारण क्या रहा कि ज़मीन की वर्थ कितनी है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है, कहीं ना कहीं सॉइल टेस्टिंग आवश्यक है। साइंटिफिक रीज़न से हम अगर काम करेंगे, विज्ञान के साथ अगर चलेंगे, तो हम बहुमंजिला इमारतें भी यहाँ पे तय किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। परंतु अगर हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं भैया 2 मंजिले से अतिरिक्त बनेगी ही नहीं, तो हम कहीं ना कहीं शहर के विकास को नहीं, हम बढ़ाने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे कि ठीक है प्रकृति को हम अतिरिक्त दोहन करेंगे, उससे नुकसान ही होगा। हमें बहुमंजिला को अडॉप्ट करना चाहिए जी, कि जिस चीज़ की आवश्यकता है, परंतु ठीक है वैज्ञानिक आधार पर हम उसे देखें कि ठीक है हमारी ज़मीन की वैल्यू कितनी है, हमारी ज़मीन में स्टेटा है कि नहीं है, रॉकी पोर्शन है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली उसको बहुमंजिला भी बनाया जा सकता है। कारण ये कभी नहीं हो सकता कि ठीक है आपका 1 मंजिला है तो आप पूर्णतः सुरक्षित है, 2 मंजिला है तो ही आप सुरक्षित है, ये कारण नहीं है जी। हमें प्रकृति का दोहन कम से कम करना है, और कहीं ना कहीं अपनी जनसंख्या के आधार पर शहर को किस तरह पे विकसित करना है इस विषय में विचार करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके जी। दिवाकर जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है, और ये चीज़ विदित है, हम सब लोगों ने देखा भी कि कुछ लोगों ने घर बावड़ियों के ऊपर बना ली जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, और जब हम नालों की बात करते हैं, लोगों ने वहाँ पे डंपिंग स्टार्ट कर दी, अपना कूड़ा कचरा वहाँ डालने लग गए, और कहीं ना कहीं जब वो क्लॉग हो गई तो पानी तो अपना रास्ता बनाता ही है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी काफ़ी डैमेज हुआ। तो क्या इस बारे में भी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन है कि आप अपने कचरे को कैसे आप डंप करें? और हम देखते हैं कि नगर निगम की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेशन में तो हमने देखा है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, पर क्या गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज डिस्पोजल को भी हमें कहीं ना कहीं बड़ी बारीकी से और बड़ी सटीकता से देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो आपकी बात है बिल्कुल जायज़ है। कहीं ना कहीं आवश्यकता है ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की, सबसे पहले जो मूल आवश्यकता है। पर मैंने जैसे कहा कि एक पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, उस कारण हमने क्या किया, हमने कहीं ना कहीं नालों के इर्द गिर्द बसना शुरू कर दिया,
और कहीं ना कहीं लेटर और सुनर वो हमारी जान माल के नुकसान के लिए कारक बनते हैं। जी। नगर निगम अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारें, ये बहुत आवश्यक है ताकि भविष्य में जान माल का नुकसान ना हो। जी। और सर अगर कोई लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, कई बार हम देखते हैं कि लोग आज की डेट में भी कचरा अरे भरे फेंक देते हैं, रोड्स पे फेंक देते हैं या नालों में फेंक देते हैं, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई उनके प्रति की जा सकती है? निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और लाई जानी चाहिए। अगर आपकी भी नज़र में कोई हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम भी इस स्तर पर कार्य कर रहा है, बहुत से कानून बनाए गए हैं, परंतु उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जी। जनता जब अवेयर होगी तभी ये चर्चा हो सकती है। जी। अदरवाइज कानूनी सलाह सिर्फ मात्र स्टूडियो तक ही रह जाती है। आपके पास बहुत से कानून है, परंतु वो सिर्फ सलाह तक ना रहे, उनको आप लागू करें, उनको समझें और किस तरह से उनका लाभ उठाया जा सकता है, ये व्यवस्था अति आवश्यक है। जी। तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है, जन जागरण किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आपदा के दौरान या उससे पहले मॉक ड्रिल क्यों की जाती है, ताकि आपदा से पहले हमारी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी और उससे हम कैसे निपटे जी। और किस तरह से जान माल की क्षति को बचाया जा सके या बचा जा सके, वो आवश्यक है। इसीलिए वो सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो हर चीज़ में हमारा जन जागरण आवश्यक है। जी। दिवाकर जी, आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा देवभूमि हिमाचल प्रदेश है उसकी पहचान हमारा देवदार का पेड़ है, और शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में बहुत डेंस जंगल है देवदार का, और कहीं ना कहीं देवदार ही हमारी पहचान है। ऑल्टीट्यूड को भी दर्शाता है, क्लाइमेट चेंज को रोकने में या क्लाइमेट चेंज में देवदार एक अहम भूमिका निभाता है। पर जब अभी प्राकृतिक आपदा आई तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे पेड़ गिर भी गए, और काफ़ी सारे लोगों की ये मांग भी है कि पेड़ को काट दिया जाए, और काफ़ी सारे ऐसे कानून एट प्लेस हैं जो कि ये कहते हैं कि आप देवदार को नहीं काट सकते, या आप देवदार कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड ट्रीज़ हैं। तो प्लीज़ लीगली आप थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि देवदार के बारे में कानून क्या कहता है और हमें क्या चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूस्खलन हुआ है तो आप लोगों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली और हमने भी देखा कि लगभग 500-600 के करीब जी। पेड़ गिरे हैं जो प्राकृतिक आधार पर गिरे हैं। उससे बाद जहाँ लोगों का रहन सहन है, जहाँ रिहाइश है, वहाँ पर बहुत सी जगह बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इस व्यवस्था को समझना अति आवश्यक है। सिल्वी कल्चर हमारी बहुत बार बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ों को लेकर कानून है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पूरी तरह से रोक लगा दी कि नगर निगम शिमला में आप टहनी भी नहीं काट सकते हैं, परंतु अगर कोई व्यवस्था हो तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जी, जिसे टीएसी कहा जाता है। तो टीएसी में 3 सदस्य रहते हैं, जिसमें महापौर और आयुक्त नगर निगम शिमला और आपके जो वन मंडलाधिकारी होते हैं, वन परिक्षेत्राधिकारी, ये 3 सदस्य रहते हैं। और कोई पेड़ ऐसा लगे कि ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बन सकता है या किसी रिहाइश पे बहुत बड़े नुकसान का कारक बन सकता है, तो वो जाके उसका आकलन करते हैं और अगर लगता है कि खतरा है तो उसे काटा भी जाता है जी। और जहाँ तक दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है, जैसे वर्तमान में चल रहा है, अभी इसको आपदा घोषित किया गया है और आपने देखा होगा कि अधिकांश जो नुकसान हुआ पेड़ों के कारण हुआ रिहायशी क्षेत्रों में। तो अभी 133 के तहत जो सीआरपीसी है उसके तहत जो हमारे उपमंडलाधिकारी भी हैं उनके पास भी ऐसी शक्तियाँ निहित हैं कि वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। जी। पर कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के लिए भी सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ पेड़ की कटान के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मुझे लगता है कि काफ़ी एसडीएम के पास भी आ रही होंगी कि ये पेड़ खतरे के लिए खतरा साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको काट देना चाहिए। और कई जगहों पे मौके पे ये भी हम देख रहे हैं कि जो पेड़ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और कहीं ना कहीं वो गिरने की कगार पर नहीं है। तो इतना भी क्या हमें सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम भूस्खलन की बात करते हैं, हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी को रोक के रखती हैं, तो वो भी लैंडस्लाइड को रोकने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम ये सोच के कि कहीं ये पेड़ भविष्य में गिर सकता है हमारे घर के ऊपर या हमारी छत के ऊपर, इसलिए इसे आज काट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमें बड़े हादसे को न्योता तो नहीं दे रहे हैं। देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है कि हमें आपदा से निपटने के लिए पूर्ववत तैयार रहना जी। भविष्य की आपदा के लिए अगर कोई आपदा हो ही जाए तो हमें उससे कैसे निपटना है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था आपको लगती है कि ठीक है भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन सकती है, जो जान माल के लिए क्षति हो सकता है, तो ऐसे पेड़ों को निकाला जाना चाहिए। परंतु यदि कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पेड़ निश्चित तौर पर हमारा जीवन है जी, और उस जीवन को ध्यानार्थ रख के हमें कार्य करना चाहिए, अन्यथा कार्य नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की दिशा में काम करना चाहिए। उम्र के आधार पर पेड़ों को हटाया भी जाना चाहिए,
ताकि वो जान माल को कम क्षति दे और नए पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पेड़ की बात करें या और चीज़ों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच को हमें लेके चलना पड़ेगा। और जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो उसके साथ हमें भी अपनी चीज़ों को ढालना की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जैसे अभी कहा गया कि ठीक है ग्लोबल वार्मिंग है, काफ़ी समय से आप सुन रहे हैं, तो ये जो अभी आप कारण देख रहे हो, भूस्खलन है, बाढ़ है, भूकंप है, इसका मूल कारण क्या है? ये सब वो कारण है जो हम थोड़ा थोड़ा में रोजाना कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको देखना पड़ रहा है। इसके लिए हमको प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। जी, हमें कार्य करना कि प्रदूषण को कम से कम किया जाए। जैसे अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए कि ठीक है ई टैक्सी चलाई जाए, कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि कहीं कम से कम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए, प्रदूषण से हम बच सके, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सके, जलवायु परिवर्तन से हम बच सके, जी, जिससे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि खतरे से हम बच सके। तो उस तरह के कदमों को उठाने की आवश्यकता है। जी, पेड़ अधिकांश लगाने की आवश्यकता है, प्राकृतिक स्रोतों को सुधारने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हमारे ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है जी, ताकि भविष्य में जान माल को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये कदम अभी से उठाने आवश्यक है जी, और ये कोई हमारे आपकी राय नहीं है, ये इस अधिनियम का भी मूल है। अधिनियम का मूल कहता है कि ठीक है हमें हर आपदा से पहले तैयार रहना है। जब हमें चीज़ें दिख रही है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है जी, तो उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर होना है और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सारी एनजीओ काम कर रही है और अधिकांश जगह पे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, वो आवश्यक है। जी सर, एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, आपने बात कहा कि वाटर सोर्सेज की भी को भी हमें देखना पड़ेगा। और हम ये देख रहे हैं कि वाटर सोर्सेज भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो रहे हैं, लोग वाटर सोर्सेज को भी पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज के पास भी घर बना रहे हैं। अगर कोई वाटर सोर्स को, और ख़ासकर हम ये कहते हैं, हम शिमला की अगर बात करें तो शिमला में कहीं ना कहीं काफ़ी पानी की कमी रहती है कुछ ओकेजन्स पे, खासकर हम गर्मियों की बात करें क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बहुत सारे टूरिस्ट भी शिमला घूमने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इशू हो जाता है। तो अगर कोई वाटर सोर्स को पोल्यूट करता है या वाटर सोर्स को डाइल्यूट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या क्या कानून मौजूद है? देखिए, जहाँ तक कानून का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक अलग कानून है, जी, वाटर पोल्यूशन के लिए अलग कानून है, ध्वनि प्रदूषण के लिए अलग कानून है। जी, तो अलग अलग बहुत से कानून बनाए गए हैं। तो उसके लिए आप सीधे तौर पर न्यायालय में भी जा सकते हैं, एनजीटी के माध्यम से भी आप कार्य कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाए गए हैं, जी, तो आप उन माध्यमों से भी मामले को उठा सकते हैं। जी, और पीआईएल जैसे हमारी होती है तो उसको भी माननीय न्यायालय के माध्यम से आप कर सकते हैं कि ठीक है अगर कोई पेयजल स्रोतों को कोई दूषित कर रहा है या जी, उनमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है। जी सर, अवेयरनेस की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो एक अवेयर नागरिक है उसे क्या करना चाहिए? प्राकृतिक आपदा का जो दौर है, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो चुका है और शायद आप भी एग्री करेंगे। अब कहीं ना कहीं मानसून भी ख़त्म होने की कगार पे, सीज़न थोड़ा चेंज होने वाला है और कहीं ना कहीं धूप लगने से थोड़ा सा रिस्पाइट भी मिला है, थोड़ा रिलीफ भी मिला है। पर कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को ना भूलते हुए अब भविष्य में अब हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सरकारें तो अपना काम करती रहेंगी, डिज़ास्टर आएगा भी, डिज़ास्टर चला भी जाएगा, पर कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को और सरकारों को अब क्या करने की आवश्यकता आपको नज़र में आती है? आवश्यकता सबसे ज़्यादा जागरूक होने की है, क्योंकि जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है, चाहे हमारा एनडीआरएफ है, एनडीएमए, एसडीएमए है, डीडीएमए है, सभी लोग अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। जी, सरकार है, सेनाएं हैं, सब ने बड़ी बड़ी आपदाएं देखी। अभी प्रदेश में शायद इस स्तर की, जिला शिमला की जहाँ तक प्रश्न जी, है, जी, बहुत बड़ी आपदा शायद पहली बार देखी है जी, और काफ़ी जान माल को क्षति हुई है। तो हमें भविष्य में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक हो सकता है कि ये सिर्फ एक उदाहरण था, हो सकता है भविष्य में बहुत बड़ी आपदा है। तो इसके लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो मॉक ड्रिल्स होती है उनको हमें समझने की आवश्यकता है, किस तरह से इन आपदाओं से निपटा जाए वो आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उनके कारणों को समझने की आवश्यकता है, उनसे बचा कैसे जा सकता है, उन व्यवस्थाओं में शामिल होने की आवश्यकता है। जी। और सर कई बार ये भी होता है कि जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी एट प्लेस है, और कई बार हम वाटर सोर्सेज की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी अवेयर करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट कहती भी कि आप नदी नालों से दूर रहिए, और अब तो अलर्ट्स भी आते हैं कि इतनी बारिश होने वाली है, पर फिर भी कई बार लोग उन चीज़ों को नहीं मानते और कहीं ना कहीं खुद ही एक जिसको कहते हैं दुर्घटना को न्योता देते हैं। तो उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, उनको सीधा संदेश यही रहेगा कि कम से कम नदी नालों से दूर रहे। सरकार अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं पूर्वानुमान के लिए अलर्ट की जो मशीनरी है वो लगाई जा रही है कि ठीक है अगर आपको आज की डेट में, आज की तारीख में आप देखते हैं तो अधिकांश जब बारिश होती है आपको एडवांस अलर्ट मिल रहे हैं कि आज येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। तो ये अलर्ट आपको कैसे मिल रहे हैं? वैज्ञानिक आधार पर। तो हमें बचने की आवश्यकता है। अगर हम खुद ही अपनी जान माल के नुकसान को न्योता दे रहे हैं तो हमारी अपनी मूर्खता है। अगर हम नाले के आसपास घर बना देंगे, नदी के आसपास घर बनाएंगे, तो उसके बाद हम सरकार को अगर दोष देते हैं तो ये बेईमानी होगा। बिल्कुल।
दिवाकर जी, बहुत सारे दर्शक अभी आपको देख भी रहे हैं और डिज़ास्टर के ऊपर सब लोग बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे प्रदेश में बहुत भारी क्षति हुई है। जान माल की हम बात करें, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करें, बहुत सारे लोगों के घर गिर गए हैं, बहुत सारे लोगों के बगीचे भी गिर गए हैं और काफ़ी नुकसान हो चुका है। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हम बात करें, टूरिज़्म हब हमारा प्रदेश है, वो तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक वर्तमान आपदा का प्रश्न है, सरकार द्वारा भी आकलन किया जाएगा और हम आप भी देख रहे हैं। तो जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने एक आकलन दिया कि 15,000 से 20,000 करोड़ का नुकसान है जी। वर्तमान में। हमारी जो पूरी आर्थिकी है वो पर्यटन पर निर्भर करती है और उसको बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं टैक्सी है चाहे होटल है, सभी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। तो कम से कम सबसे एक ही राय कहूँगा और सबसे यही अपील रहेगी कि कम से कम जागरूक बने, अफवाहों से बचें, क्योंकि कानून में इस तरह की व्यवस्था है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था है। अगर आप बेबुनियाद आपदाओं में कोई अफवाह फैलाते हैं तो आपको 2 साल की कैद भी हो सकती है। तो इसलिए बचें और जन जागरण करें। कहीं ना कहीं अगर जो कोई आदमी आपदा से जूझ रहा है तो उसकी सहायता करें, मदद करें, सिर्फ यही अपील रहेगी। बिल्कुल सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।